हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दूसरे लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी जो कि टेक्नोलॉजी का एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इसमें नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, स्टडीज़ हो रहे हैं। साइंटिस्ट इसके बारे में बहुत इंटरेस्टेड है इसको जानने के लिए, और ये एक नया नया ही क्षेत्र है, उभरता हुआ क्षेत्र है। अभी अभी हाल में ही 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो फिजिक्स के क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स जो कि एक नैनो मटेरियल है उसको मिला था। तो आज के लेक्चर में हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2023 में क्वांटम डॉट्स के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये क्षेत्र हमारे यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये टॉपिक हॉट टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। इसको हम लोग 6 आयामों में करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है। फर्स्ट वन इज नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, राइट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी का नैनो मटेरियल्स का विशिष्ट गुण। आखिर नैनो टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों लोग इतने इंटरेस्टेड है, क्यों हमारे साइंटिस्ट इतने पैसे खर्च कर रहे हैं इसके अनुसंधान पे, इसकी रिसर्च पे। तो हम लोग देखेंगे कि नैनो मटेरियल्स के विशिष्ट गुण, उसके गुण। आखिर उसका कुछ गुण होगा तभी तो उसके पीछे अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। तो इसके देखेंगे विशिष्ट गुण। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन को देख लेंगे, इसके प्रकार। तो नैनो मटेरियल का प्रकार, राइट। फिर देखेंगे हम लोग नैनो मटेरियल का उत्पादन नैनो मटेरियल का उत्पादन का अप्रोच, राइट। फिर नैनो मटेरियल का संकल्पना कहाँ से आई, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, राइट। तो नैनो मटेरियल का हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र कहाँ से विकसित हुआ, इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो नैनो मटेरियल का हिस्ट्री। फिर इसके एप्लीकेशन एरियाज के बारे में देख लेंगे, इसके अनुप्रयोग क्षेत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसके अनुप्रयोग, तो आज के सेशन में हम लोग इन 6 आयामों में करके नैनो मटेरियल को अच्छे से यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और अदर एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग करेंगे, क्योंकि नैनो मटेरियल एक उभरता हुआ क्षेत्र है। तो इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाने की संभावना है। और 2023 का क्वांटम डॉट्स नैनो मटेरियल के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा बनने की संभावना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। अब हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी को एनटी करके देखेंगे और नैनो मटेरियल को एनएम से करके देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो एनटी नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, राइट। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक विज्ञान का उभरता हुआ क्षेत्र है। ठीक है, विज्ञान का एक समेकित क्षेत्र है जिसमें फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मॉडलिंग, केमिस्ट्री, ये सब का समुच्चय है। ठीक है, तो एक विज्ञान का एक क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो यह एक विज्ञान का समुचित
समुचित क्षेत्र है। समुचित मीन्स इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड, राइट। तो इसमें फिजिक्स, फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स, फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक मॉडलिंग, इंजीनियरिंग, इन सब का क्या है, समुच्चय है। ओके, सबका समुच्चय है। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी इन सब विज्ञानों के बिना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब के बिना अधूरा है, राइट। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के उद्देश्य क्यों है, उद्देश्य क्या है। तो इसके मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य, पहला उद्देश्य है इसका नैनो मटेरियल के स्टडी तथा अनुसंधान। नैनो मटेरियल के स्टडी और अनुसंधान, इसका उद्देश्य है। दूसरा मेन मुख्य उद्देश्य है नैनो मटेरियल का विकास। इसका एक और इसका उद्देश्य है नैनो मटेरियल को बल्क मटेरियल के साथ समन्वित करना। अब बल्क मटेरियल क्या है, बल्क मटेरियल क्या है, तो बल्क मटेरियल जिसे हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, नैनो मटेरियल जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते। हम लोग आगे देखेंगे कि नैनो मटेरियल का साइज कितना होता है, इसके रेंज कितने होता है, ठीक है। तो बल्क मटेरियल उसे बोलते हैं जिसे हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, राइट। तो अब से हम लोग बल्क मटेरियल को भी बीएम करके देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि नैनो स्केल, नैनो स्केल क्या होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के आकार, राइट। और कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसके 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, तो ये क्या हो गया, नैनो स्केल हो गया, ठीक है। तो कोई भी वस्तु है किसी एक आयाम के स्तर पे, किसी एक आयाम, किसी एक आयाम के स्तर पे, यहाँ आयाम से मतलब है कोई भी वस्तु है। मान लेते हैं हम लोग एक क्यूब ले लेते हैं, तो क्यूब का लेंथ होता है, उसका ब्रेथ होता है, उसका हाइट होता है। तो उसका या तो लेंथ हो सकता है, या तो उसका लेंथ हो सकता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, या उसका ब्रेथ हो सकता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, या उसका हाइट हो सकता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। अगर कोई वस्तु ऐसा है जिसका
किसी एक आयाम जैसे कि लेंथ, ब्रेथ या हाइट, इन तीनों में से अगर कोई भी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो वो वस्तु क्या है? नैनो मटेरियल है, राइट। तो इसको हम लोग देखते हैं। नैनो मीन्स क्या होता है? नैनो मीन्स बोल सकता है 10⁻9, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁹, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं कि कोई भी एक वस्तु है तो 1 का 100 करोड़वां हिस्सा, कितना? 100 करोड़वां हिस्सा, 1 का 100 करोड़वां हिस्सा। तो कोई एक वस्तु है, कोई एक क्यूब है, ठीक है, और उस क्यूब को ले लिए तो उसको नैनो मटेरियल हमको बनाना है, तो कब तक उसको टुकड़ा करते जाएंगे तो नैनो मटेरियल बन जाएगा। तो उसको 100 करोड़ हिस्सा उसको तोड़ेंगे तब वो नैनो मटेरियल के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो नैनो स्केल बेसिकली इसे ही कहते हैं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नैनो मटेरियल क्या होता है, नैनो पदार्थ क्या होता है। तो जैसा कि अभी बताया कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज के बीच वाला कोई भी पदार्थ को नैनो मटेरियल बोलते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसका परिभाषा लिख लेते हैं, नैनो मटेरियल क्या होता है, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ लिखते चलें। नैनो मटेरियल 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, यानी कि ये क्या है? नैनो स्केल है, यानी कि नैनो स्केल के रेंज के आकार वाला पदार्थ, आकार वाला पदार्थ। और ये क्या हो सकता है? एक किसी भी एक आयाम के स्तर पे हो सकता है। ये क्या हो सकता है? किसी भी एक आयाम के स्तर पे। किसी भी एक आयाम के स्तर से इसको, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन होता है तो उसका तो लेंथ जो होता है मोबाइल के जितना लेंथ है उतना ही रहेगा, उसका जो ब्रेथ है फ़ोन का जितना ब्रेथ है उतना ही रहेगा, लेकिन उसका जो थिकनेस होता है वो नैनो साइज में होता है। इसीलिए वो जो हमारा फ़ोन का स्क्रीन है वो नैनो मटेरियल से बना हुआ है, बोल सकते हैं वो क्या है? नैनो मटेरियल है। तो फ़ोन का स्क्रीन हो गया, टेम्पर्ड ग्लास हो गया, माइक्रोचिप्स हो गए, ये सब क्या है? नैनो मटेरियल्स है, क्योंकि उसके किसी भी एक आयाम, जैसे कि उसका थिकनेस उसका थिकनेस है, उसका ब्रेथ और उसका लेंथ, ये तीनों में से किसी भी जो है वो नैनो इसका जो नैनो स्केल के रेंज में होगा, राइट। तो अब हम लोग इतना कर लिए। अब हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग नैनो मटेरियल क्या है, इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग नैनो मटेरियल के विशिष्ट गुण को देखेंगे। आखिर साइंटिस्ट इतने इस क्षेत्र को लेकर के इतने अनुसंधान क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके विशिष्ट गुण, इसके कुछ तो विशिष्ट गुण होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इसके विशिष्ट गुण। नैनो मटेरियल के विशिष्ट गुण। तो कोई भी एक पदार्थ होता है, कोई भी एक वस्तु है, उसको जब हम लोग नैनो मटेरियल के साइज तक ले जाते हैं ना, तो वो हो जाता है उसका भौतिक गुणों, कोई भी पदार्थ है तो उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता है। तो उसके भौतिक गुणों में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलती है, उसके भौतिक गुणों में चेंज होती है, उसके रासायनिक गुणों में चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक वस्तु है उसको नैनो मटेरियल के लेवल पे ले गए, नैनो मटेरियल के लेवल पे ले गए तो उसके जो प्रकाशीय गुण है वो चेंज हो जाएगा, ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप उसमें ब्लू लाइट, नैनो मटेरियल जो हम लोग बनाए उसमें आपने ब्लू लाइट डाला और वो उसको एब्जॉर्ब करके कुछ एक वाइब्रेंट लाइट प्रदान करेगा, मतलब कि एक अलग प्रकार का लाइट प्रदान करेगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, उसमें चालक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी हो गया, हीट कंडक्टिविटी हो गया, ये सब में चेंजेस देखने को मिलती है। उसके स्ट्रेंथ में चेंज आ जाएंगे, एंड
उसके लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज आ जाएंगे। तो ये सब भौतिक गुण है, वो चेंज होते हैं। और उसके रासायनिक गुण में मुख्यतः अभिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी में चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो कोई भी नैनो मटेरियल बनाए तो उसके भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों में चेंज होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको लिख के देखते हैं। कोई भी पदार्थ है उसको हम लोग नैनो मटेरियल के लेवल पे ले गए। अब उसमें क्या क्या चेंज होते हैं, उसके भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में इसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी प्रकाशीय गुण में परिवर्तन आती है। प्रकाशीय गुण में परिवर्तन, इसका ऊष्मा चालकता में परिवर्तन, ऊष्मा चालकता में परिवर्तन मुख्यतः बढ़ जाती है ऊष्मा चालकता, राइट। इसका इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चालकता में परिवर्तन, मुख्यतः विद्युत चालकता भी बढ़ जाती है। राइट, फिर इसके प्रकाशीय गुण में चेंज आते हैं। जो नैनो मटेरियल है, इसका ऊष्मा चालकता में परिवर्तन आती है, इसका विद्युत चालकता में परिवर्तन आती है। फिर इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन, उसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ, मजबूती, जो मटेरियल हमने बनाया उसके मजबूती में परिवर्तन। इसकी मजबूती में परिवर्तन, राइट। अब इसके रासायनिक गुण को देखते हैं। तो रासायनिक गुण में मुख्यतः इसके रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता, में परिवर्तन, राइट। तो नैनो मटेरियल का इसका भी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग गोल्ड को नैनो मटेरियल तक ले जाए ना, तो गोल्ड का जो कलर है वो चेंज होकर के पर्पल हो जाएगा या फिर रेड हो जाएगा, डीप पर्पल हो जाता है या रेड हो जाता है। उसी प्रकार अगर सिल्वर को हम लोग नैनो मटेरियल तक ले गए तो उसका कलर येलो या ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसका लचीलापन या विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ग्राफीन ले लें, जो कि एक कार्बन का एलॉय है। तो कार्बन इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो कार्बन जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही कंडक्टर नहीं है। ठीक है, तो वही कार्बन का एक एलॉय है ग्रेफाइट, जो पेंसिल में जो लीड में होता है ना ग्रेफाइट, तो वो विद्युत का नहीं होता। लेकिन उसको हम लोग ले जाएंगे नैनो मटेरियल तक, तो उसमें विद्युत चालकता आ जाती है और ऊष्मा की चालकता भी आ जाती है। और आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे, उसमें जो हमारे घर में कॉपर का वायर होता है, उसमें जितना करंट पास होता है ना, उससे ज़्यादा कंडक्टिव, मतलब 100,000 टाइम मोर कंडक्टिव होता है। ठीक है, ग्राफीन, राइट। और उसका लचीलापन ऐसा हो जाता है कि रबड़ से भी ज़्यादा लचीलापन हो जाता है। और उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर देन स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं।
तो आगे हम लोग देखते हैं नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल इसके एग्जाम्पल, जैसे कि भौतिक गुण में परिवर्तन। भौतिक गुण में परिवर्तन में इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड को अगर हम लोग नैनो मटेरियल तक ले जाते हैं तो इसके कलर जो है पर्पल या रेड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें प्रकाशीय गुण चेंज हो जाते हैं। फिर उसी प्रकार सिल्वर को अगर हम लोग ले जाते हैं नैनो मटेरियल के लेवल पे, नैनो स्केल के लेवल पे, तो इसका जो कलर है वो येलो हो जाएगा या ऑरेंज हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार एक कार्बन का एलो है ग्राफीन। ग्राफीन इसमें हीट की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हीट कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और इसकी कंडक्टिविटी 1000 टाइम्स मोर देन कॉपर। आप लोग भी साथ साथ में इसको लिखते चलेंगे, ठीक है। एंड ग्राफीन को नैनो स्केल पे ले जाते हैं तो ये स्ट्रॉन्गर देन स्टील, राइट। और ग्राफीन मजबूत भी हो जाता है। तो इसके विशिष्ट गुण है। तो आखिर इसके विशिष्ट गुण के पीछे होने का कारण क्या है? क्या कारण है कि इसका जो प्रकाशीय गुण चेंज हो जाते हैं, इसका हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्टिविटी है उसमें चेंजेस जाती हैं, या फिर इसका जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है स्टील से भी ज़्यादा। कार्बन जैसे कि कोयला तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन जब हम इसको नैनो मटेरियल के लेवल तक ले जाते हैं, ग्राफीन जब हम लोग बनाते हैं तो ग्राफीन जो है ना स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग देखते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण चेंजेज होने के पीछे कारण क्या है? तो इसके सबसे पहला कारण है कि इसका जो सरफेस एरिया है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी एक नैनो मटेरियल, कोई भी एक पदार्थ है, उसको अगर हम लोग लेते हैं तो उसको जब हम लोग नैनो स्केल के लेवल पे ले जाते हैं, बहुत छोटे लेवल पे, तो उसका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसको जब हम लोग छोटे लेवलों तक ले गए, छोटे लेवल तक ले गए, तो वो जो अपने अणुओं के लेवल पे या परमाणुओं के लेवल पे अपने क्वांटम गुणों का प्रदर्शन करने लग जाती है, ठीक है। तो इसके मुख्यतः 2 कारण है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। कारण इसके परिवर्तन, भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों में परिवर्तन के कारण, राइट। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला कारण है कि नैनो मटेरियल के लेवल पे सरफेस एरिया का बढ़ जाना। इसके दूसरे कारण है कि ये अपने जो अणुओं और परमाणुओं के स्तर पे अणुओं मीन्स मॉलिक्यूल्स, परमाणु एटम्स, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे वो अपने क्वांटम गुणों का प्रदर्शन करने लग जाती है। अपने क्वांटम गुण का प्रदर्शन करने लग जाती है, ठीक है। क्वांटम गुण एक विशिष्ट प्रकार के गुण होते हैं जिसमें वो मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे ही प्रदर्शित होते हैं, राइट।
तो नैनो मटेरियल का लेवल पे सरफेस एरिया का बढ़ जाना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि कोई एक हम लोग टैबलेट लिए, ठीक है, तो उसके टैबलेट को अगर हम लोग खाते हैं, डायरेक्ट खाते हैं, तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन उसको चबा करके, पीस करके थोड़ा सा खाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों ज़्यादा इफेक्टिव होगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, राइट। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि कैसे सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है। तो हम लोग देखेंगे। तो एक क्यूब को हम लोग बनाते हैं। एक क्यूब है, इसका जो लेंथ है 1 मीटर का है, राइट। इसका जो ब्रेथ है वो भी 1 मीटर का है, इसका जो हाइट है वो भी 1 मीटर का है, ठीक है। तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इस क्यूब का वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1 क्यूबिक मीटर, राइट। इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? अगर इसका सरफेस एरिया को देखेंगे तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। तो 6 इंटू 6a², तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर मीटर, राइट। तो अभी मेरा क्यूब का सरफेस एरिया 6 मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसी क्यूब को अगर हम लोग 2 पार्टों में काटेंगे तो देखेंगे हम लोग ना कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसको केवल 2 भाग किए हैं अभी, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इसको अगले पेज पे हम लोग इसको 2 भागों में कट करके देखते हैं। ये हमारा क्यूब था, इसको हम लोग बीच से हम लोग काट दिए, ठीक है। तो इसका तो लेंथ अभी भी 1 मीटर ही रहेगा, इसका लेंथ अभी भी 1 मीटर रहेगा। इसका जो हाइट है अभी 1 मीटर रहेगा, इसका लेंथ अभी भी 1 मीटर रहेगा, लेकिन इसका ब्रेथ, इसको काट दिए हैं तो इसका ब्रेथ ½ मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ ½ मीटर हो जाएगा, तो इसका ये ½ मीटर हो जाएगा। तो इस क्यूब का सरफेस एरिया को देखते हैं, फिर इस क्यूब का सरफेस एरिया को देखते हैं। तो इस फेस का पहले देखते हैं, ए वाला फेस का देखते हैं। तो इसका ½ इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? ½ इंटू 1, दैट इज ½ एंड इसके पीछे भी एक फेस है, यानी कि एक ए फेस है और इसके पीछे में एक फेस है। इस क्यूब का जो काटा हुआ क्यूब है, इसका एक पीछे में फेस है, तो उसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर, राइट। ये हो गया एक फेस का, मतलब 2 फेस का हो गया। फिर अभी हम इस फेस को ले लेते हैं, तो इसका 1 मीटर, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका 1 मीटर इंटू 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। तो ए फेस है तो इसके इस साइड भी तो एक फेस होगा, एक फेस है तो इसके इस साइड भी तो एक फेस होगा, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मीटर स्क्वायर, राइट। अब इस फेस का हो गया, इस फेस का हो गया, अब इस फेस का, यानी कि 4 फेस का क्यूब का 4 फेस का हम लोग निकाल चुके हैं क्षेत्रफल। अब 2 फेस का निकाल रहे हैं, तो अब इस वाले क्षेत्र का लेते हैं। तो इसका जो अभी भी वो ए है 1 मीटर है, और ए कितना है? ½ मीटर अभी है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 मीटर इंटू ½ मीटर, दैट इज ½ मीटर। और ऊपर एक फेस है तो एक नीचे भी फेस होगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। अब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल हमारे एक क्यूब का कितना आया? 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर एक क्यूब का आया है।
जिसको अभी कट किए हैं, यानी कि एक भाग का 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया, और प्लस एक और भाग है उसका भी तो 4 मीटर आएगा, सेम है, तो इसका भी 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। टोटल कितना हो गया? 8 मीटर स्क्वायर, राइट। तो एक क्यूब है, उसको हम लोग 2 भागों में काटें तो उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर हो गया, जबकि हम लोग पीछे देखे थे कि इसका क्षेत्रफल कितना था? 6 मीटर स्क्वायर। तो देख रहे हैं इसका सरफेस एरिया पहले 6 मीटर स्क्वायर था, लेकिन उसको 2 भागों में काटे तो उसको 8 मीटर स्क्वायर हो गया। तो कोई एक क्यूब को लिए, उसको 2 भागों में काटे तो उसका 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया हो गया। लेकिन अगर उसको नैनो स्केल पे ले जाए, यानी कि 1 नैनोमीटर, यानी कि उस क्यूब का 100 करोड़वां हिस्सा में अगर उसको भाग किया जाए, तो उसको सोचिए कितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसके क्वांटम गुणों, अपने क्वांटम गुणों का प्रदर्शन करने लग जाएगा, और क्वांटम गुणों का प्रदर्शन करने लग जाएगा तो उसके प्रॉपर्टी चेंज होंगे। प्रॉपर्टी चेंज होंगे तो उसका लाइट अलग तरह से बिहेव करेगा। लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो अलग तरह से बिहेव करने लग जाएगा। फिर उसमें उष्मा चालकता बढ़ जाएगी, और फिर उसकी लचीलापन, उसका वो स्ट्रांग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्यों? सरफेस एरिया के बढ़ने के कारण। तो एक क्यूब को 2 भागों में काटने पे हमारा 2 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है क्षेत्रफल। तो सोचिए उसको हम लोग नैनो स्केल पे ले जाएंगे तो कितना उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका प्रकार, नैनो मटेरियल के प्रकार, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं नैनो मटेरियल के प्रकार। इसके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। इसके प्रकार को हम लोग वर्गीकरण 2 आधारों पे कर सकते हैं, एक ओरिजिन के आधार पे और एक नैनो मटेरियल के प्रकृति के आधार पे कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, इसको एक ओरिजिन के आधार पे कर सकते हैं। ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे कर सकते हैं। और एक कर सकते हैं हम लोग जो नैनो मटेरियल है उसके प्रकृति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे भी ये 2 फॉर्म में होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे भी ये 2 फॉर्म में होते हैं, एक नेचुरल, प्राकृतिक, और एक होता है मानव जनित। ठीक है। नेचुरल में नैनो मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो ज्वालामुखी में जो राख निकले वो भी नैनो मटेरियल होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्मॉग क्या है, वो भी नैनो मटेरियल है। एरोसोल क्या है, नैनो मटेरियल। तो ये सब प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और जैसे कि हमारे जो बॉडी है उसके जो जैविक अणु है, जैसे कि प्रोटीन, हेमोग्लोबिन, ये सब भी क्या है, ये सब नैनो मटेरियल है, ठीक है। आप लोग मतलब कि आप लोग जैसे कि मोर का पंख जो होता है उसमें भी नैनो मटेरियल होता है, उसमें लाइट जाती है और लाइट अलग तरह से रिफ्लेक्ट करती है, लाइट जाती है और एक वाइब्रेंट लाइट में रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। तो मोर के पंख में भी नैनो मटेरियल का कोटेड रहती है, जो कि प्राकृतिक रूप से एग्जिस्ट करती है। तो प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी के राख कण स्मॉग हो गया, राइट। फिर उसी प्रकार एरोसोल हो गया, फिर जैविक अणु,
हमारे शरीर के जैविक अणु, जैसे हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा ब्लड है, ब्लड का कलर लाल होता है, तो एक नैनो मटेरियल है, राइट। अब मानव जनित, तो मानव जनित का भी दो रूप होते हैं, एक होता है पैसिव, मानव जनित नैनो मटेरियल पैसिव, और एक होता है लैब में जो बनाया गया है, लैब में इंजीनियरिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया गया है। तो पैसिव में जैसे कि मानव का जो क्रियाकलाप है उनके वजह से जो प्रदूषण होती है, तो वो सभी एक छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो भी नैनो मटेरियल, नैनो पार्टिकल, नैनो स्केल के साइज में वे सभी होते हैं। जैसा कि बोल सकते हैं हम लोग, जो व्हीकल से जो एग्जॉस्ट होते हैं, व्हीकल के जो एग्जॉस्ट है वो सब क्या है, नैनो पार्टिकल ही हैं, नैनो मटेरियल हैं, जो कि नैनो स्केल पे होते हैं। तो जैसे कि व्हीकल एग्जॉस्ट, राइट, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, नैनो मटेरियल है। और लैब में बनाया गया, लैब में इंजीनियर्ड प्रोसेस के द्वारा बनाया गया, जैसे कि क्वांटम डॉट्स हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप हो गया, तो ये सब क्या है, नैनो मटेरियल तो है, लेकिन लैब में मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ये हो गया आईसी, हो गया क्वांटम डॉट्स, राइट। अब नैनो मटेरियल के प्रकृति के आधार पे हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया कार्बन नैनो मटेरियल, पहला कार्बन नैनो मटेरियल, और दूसरा हो गया अन्य। अब कार्बन नैनो मटेरियल, इसको हम लोग अलग पेज पे देखते हैं। कार्बन नैनो मटेरियल, ठीक है। नैनो मटेरियल को दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया तो इसको हम लोग अलग पेज पे देखते हैं। कार्बन नैनो मटेरियल, कार्बन नैनो मटेरियल के दो भाग होते हैं। पहला ग्राफीन, और दूसरा होता है फुलेरिन। राइट। ग्राफीन क्या होता है, कार्बन परमाणुओं के स्तर पे, कार्बन परमाणुओं की एक परतदार शीट होती है, ठीक है। कार्बन परमाणुओं की एक परतदार शीट होती है ग्राफीन, राइट। ये जो होता है जो कार्बन परमाणु की एक शीट होती है, जो कार्बन है ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में विन्यास्त होते हैं, मतलब अरेंज होते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में। अभी हम लोग ग्राफीन को देखेंगे फिगर में, वो दिखता कैसा है। तो ये क्या है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में विन्यास्त होते हैं। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में विन्यास्त होते हैं। हम लोग देखते हैं कि ग्राफीन कैसा दिखता है एक्चुअली, राइट। ग्राफीन का इमेज देखते हैं। हियर दिस इज
राइट। ये देखिए, ये जो ग्राफीन है, ये ग्राफीन है, ये एक लेयर, एक जो परतदार शीट के रूप में है और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में विन्यास्त है। जैसे कि एक कार्बन का एटम है और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में, ये देखिए एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में विन्यास्त है, यहाँ पे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में विन्यास्त है, अरेंज है, राइट। तो जो ग्राफीन होते हैं, जो ग्राफीन होते हैं वो कार्बन के अलॉय होते हैं, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ कार्बन, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन इसको नैनो मटेरियल के लेवल पे ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो इसके हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या इसमें चेंज आ जाते हैं। तो ये उष्मा का चालकता बढ़ जाती है, उष्मा का चालकता बढ़ जाती है, राइट। फिर विद्युत चालकता भी बढ़ जाती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है, राइट। स्ट्रॉन्गर देन स्टील हो जाती है, स्ट्रॉन्गर स्टील से भी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो इसके जो भौतिक गुण है ग्राफीन के लेवल पे ये भौतिक गुणों में परिवर्तन आती है। उसी प्रकार हम लोग कार्बन का ही जो फ्लोरेंस होता है, फ्लोरीन होता है, उसको हम लोग दो भागों में बांट के देखते हैं। एक होता है CNT, that is carbon nanotube, and the second one was buckyball. अब आखिर ये होते क्या है, CNT एंड बकीबॉल होते क्या है? तो CNT कुछ नहीं होता है, ये जो हमारा ग्राफीन है ना, उसी को रोल बना दिया जाता है, यानी कि एक ट्यूब की तरह रोल बना करके बना दिया जाता है, उसी को बोला जाता है CNT, कार्बन नैनो ट्यूब। जैसे कि एक ग्राफीन लिए, उसको उठाएं और इसको हम लोग एक ट्यूब में अरेंज कर दिए, ये भी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में ही रहेगा। जैसे कि ये भी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में ही रहेगा, राइट। ऐसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में ये भी रहेगा, ठीक है। अब बकीबॉल भी ग्राफीन है, ग्राफीन का ही एक बॉल है बोल सकते हैं। और इस बॉल जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में विन्यास रहता है, उसी प्रकार से अरेंज रहेगा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में ही ये बकीबॉल भी। तो बकीबॉल क्या है, ये है और उसमें अरेंज रहेंगे ग्राफीन, राइट। तो उसी को बकीबॉल बोलते हैं। तो कार्बन नैनो मटेरियल, तो अभी हम लोग कहाँ पे थे? अभी हम लोग नैनो मटेरियल के प्रकृति के आधार पे कार्बन नैनो मटेरियल को देख रहे थे। अब हम लोग अन्य देखते हैं, अन्य नैनो मटेरियल के प्रकार क्या हैं, इसको अलग पेज पे देख लेते हैं। अन्य नैनो मटेरियल, राइट। तो इसमें मुख्यतः 3 होते हैं। पहला मेटल बेस्ड, मेटल वेस्ट में क्या होता है कि कॉपर का नैनो मटेरियल होते हैं, गोल्ड का नैनो मटेरियल, सिल्वर का नैनो मटेरियल, ये सब क्या है, मेटल वेस्ट है। जैसे कि कॉपर बेस्ड, सिल्वर बेस्ड, गोल्ड बेस्ड एंड जिंक कोटेड। जैसे कि आजकल मार्केट में जिंक कोटेड टी-शर्ट भी मिलते हैं, जो कि सनस्क्रीन से बचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो कोटेड है, वो फैब्रिक है, और एक फैब्रिक है और उस पर जिंक का कोटिंग कर दिया गया है, जिंक नैनो मटेरियल का कोटिंग कर दिया गया है, ताकि
हमें सनस्क्रीन का जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है उससे बचाता है। ठीक है। अब सेकेंड में हम लोग देखते हैं डेंड्राइमर्स। डेंड्राइमर्स एक्चुअली होता क्या है कि डेंड्राइमर जैसा कि शब्द डेंड्राइमर्स एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जो कि ब्रांच्ड वे में रहता है। उसको काटेंगे ना तो वो अंदर से 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर आता है। तो डेंड्राइमर्स होते हैं। डेंड्राइमर्स बेसिकली ऐसे दिखते हैं, ऐसे हो गए ब्रांच लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेंगे। ये हो गया डेंड्राइमर्स, राइट। तो ये क्या है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर ए ब्रांच्ड होते हैं एंड ये जो है एक दूसरे के साथ जुड़ भी सकते हैं। ये जो है एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, तो ये जुड़ सकते हैं। अब ये जो डेंड्राइमर्स है ना, इसको कट करेंगे तो 3 लेयर्स का होता है। जैसे कि इसको 3 लेयर्स का होता है। जो इनर में कोर होता है, उसके में आउटर सेल होता है, इनर सेल होता है, फिर आउटर सेल होता है। तो सबसे इनर में कोर होता है, फिर इसके ऊपर आउटर सेल होता है, फिर ये आउटर सेल होता है, राइट। तो ये क्या है? कोर। ये क्या है? येलो वाला इनर सेल। और ये क्या है? आउटर सेल, राइट। तो डेंड्राइमर्स ये होता है। डेंड्राइमर्स भी एक नैनो मटेरियल्स ही हैं। अब इसका तीसरा पार्ट अब इसका तीसरा है कंपोजिट्स, नैनो मटेरियल कंपोजिट्स। नैनो मटेरियल कंपोजिट्स, इसमें क्या होता है कि जो नैनो मटेरियल को है उसको बल्क मटेरियल के साथ क्या कराया जाता है? इंटीग्रेट कराया जाता है। ठीक है। इसको नैनो कंपोजिट्स बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने उदाहरण दिया था कि जिंक कोटेड टी शर्ट या कॉस्मेटिक के सामान में भी नैनो मटेरियल का यूज होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका उत्पादन कैसे, इसका निर्माण का अप्रोचेज क्या है। इसके निर्माण का 4 अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, और द थर्ड वन इज नैनो कंपोजिटिंग एंड द फोर्थ वन इज सेल्फ असेंबली। इसको हम लोग लिख करके समझते हैं। तो नैनो मटेरियल के उत्पादन, इसका 4 अप्रोच है। इसके 4 अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच, जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि एक पत्थर की मूर्ति बनानी है। ठीक है। तो एक बड़ा सा पत्थर को लेते हैं, फिर उसको छेनी हथौड़े से धीरे धीरे तराश करके एक
बनाते हैं, एक मतलब कि मूर्ति बना देते हैं हम लोग, ठीक है। उसी प्रकार एक बल्क मटेरियल को लिया जाता है, एक बल्क मटेरियल को लिया जाता है और उसको धीरे धीरे तराश करके उसको नैनो मटेरियल में उसको डिवाइड कर करके नैनो मटेरियल में कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच में। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, बल्क मटेरियल को नैनो मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, इसका एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है, जो हमारे मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर ये सब में लगते हैं, तो आईसीज, तो आईसी ये सब क्या है, ये क्या है, बल्क मटेरियल। जैसे कि बड़ा मटेरियल को लिया गया, उसको डिवाइड कर करके छोटा नैनो मटेरियल बनाया गया। अब दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच आप लोग भी साथ साथ लिखते चलेंगे। इसका क्या है ना कि एटम्स बाय एटम, एटम बाय एटम या मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल जोड़ जोड़ करके, जैसे कि एक मिट्टी की प्रतिमा बनानी है, मिट्टी की प्रतिमा बनानी है तो उसको क्या करेंगे, पहले मिट्टी लेंगे, उसको धीरे धीरे जोड़ेंगे, फिर एक मटेरियल, एक मूर्ति का निर्माण करते हैं हम लोग, प्रतिमा का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि एक एटम को लेते हैं, छोटा छोटा एटम को लेते हैं, एटम को जोड़ करके उसको नैनो स्केल पे ले जाते हैं और नैनो मटेरियल का निर्माण करते हैं, जैसे कि क्वांटम डॉट्स, राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, क्वांटम डॉट्स। अब इसके थर्ड अप्रोच विच इज नैनो कंपोजिटिंग। थर्ड अप्रोच में इसके नैनो कंपोजिटिंग, मतलब नैनो कंपोजिटिंग करके नैनो मटेरियल बनाया जाता है, जैसे कि नैनो मटेरियल के साथ बल्क मटेरियल को कंबाइन करना, क्या करना, कंबाइन करना। इसे ही क्या बोलते हैं, नैनो कंपोजिटिंग बोलते हैं। जैसे कि एक कोई टी शर्ट है और टी शर्ट को जिंक जैसे नैनो मटेरियल से कोटेड कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, नैनो प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। एक्चुअली ये नैनो प्रोडक्ट है, एक्चुअली ये नैनो है नहीं, लेकिन इसको नैनो प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। टी शर्ट के साथ जिंक का जो नैनो मटेरियल है उसको कंबाइन कर देंगे। एंड फोर्थ अप्रोच इज सेल्फ असेंबली। फोर्थ अप्रोच क्या है, सेल्फ असेंबली का अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि कोई भी नैनो मटेरियल है, जैसे कि कुछ हमारे जैविक अणु होते हैं शरीर में, उनको अगर पास में लाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने से ही जुड़ जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन इंटरेक्शन, वो भी क्या है, नैनो मटेरियल है। प्रोटीन हमने देखा था कि वो भी एक नैनो मटेरियल है, तो उसको अगर पास में लाएंगे तो सेल्फ असेंबली के थ्रू क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन इंटरेक्शन, राइट। अब इसके हिस्ट्री को देख लेते हैं। इसके हिस्ट्री में जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड का आइडिया कहाँ आया, तो रिचर्ड
रिचर्ड फाइनमैन थे, जो कि एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे। उनको 1959 में आइडिया आया। रिचर्ड फाइनमैन को द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। और फिर 1980s के दशक में माइक्रोस्कोप का विकास हुआ, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं। तो 1980 में जब माइक्रोस्कोप का विकास हुआ IBM के साइंटिस्ट के द्वारा, तो यहाँ से इसका क्षेत्र जो है व्यापक तौर पे खुल गया, क्योंकि माइक्रोस्कोपी का विकास हो गया। माइक्रोस्कोपी का विकास होने से इस क्षेत्र इसे देखा जाना, मतलब नैनो मटेरियल को देखा जाने लगा, ठीक है। तो इसके हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये एक्चुअली फैक्ट्स ही हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो इसको हिस्ट्री को देख लेंगे थोड़ा सा, राइट। अब आइडिया किनको आया? आइडिया 1959 में जो रॉबर्ट फाइनमैन है, इनको आया 1959 में, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और 1980s के दशक में दो माइक्रोस्कोप, जैसे कि नैनो पार्टिकल को देखने के लिए दो माइक्रोस्कोप है, अभी उसका विकास होता है, ठीक है। तो 1980s में पहला माइक्रोस्कोप एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का विकास होता है, ठीक है। और द सेकेंड वन इज स्कैनिंग टनलिंग, माइक्रोस्कोप का विकास होता है। ये किनके द्वारा होता है? ये IBM के साइंटिस्ट के द्वारा होता है, राइट। ये किनके द्वारा किया जाता है? IBM के साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसके हिस्ट्री में इतना काफ़ी है। फिर अब इसके थोड़ा सा हम लोग अनुप्रयोग को देख लेते हैं, एप्लीकेशन एरियाज के बारे में इसको देख लेते हैं, ठीक है। आखिर क्यों नैनो टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है यार, क्यों नैनो मटेरियल से इतने महत्वपूर्ण है, क्यों इतने वो है। तो इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन को देख लेते हैं एक बार। इसके एप्लीकेशन एरियाज, एप्लीकेशन एरिया आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से वहाँ पे एप्लीकेशन एरिया, जो कि PDF में भी, इसका PDF वहाँ पे अपलोड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए और वहाँ से एप्लीकेशन, अभी ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन PDF में पूरा अच्छे से एप्लीकेशन एरिया और इसका पूरा PDF दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन एरिया, जैसे कि एप्लीकेशन एरिया में जैसे कि मेडिकल क्षेत्र में कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में यानी कि कोई भी कैंसर की बीमारी है, कोई भी कैंसर की बीमारी है, तो कैंसर सेल तक डायरेक्ट बकीबॉल में मेडिसिन को करके और उसको डायरेक्ट कैंसर सेल तक पहुंचा दिया जाता है, यानी कि टारगेटेड सेल तक आराम से पहुंचाया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। तो उसमें मेडिसिन को भर के बकीबॉल में और किया जा सकता है। इससे एनर्जी सेविंग भी हो सकती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में। तो ऐसा डीजल एंड पेट्रोल बनाया जाए, मतलब डीजल पेट्रोल
डीजल पेट्रोल हो गया, तो मतलब ऐसा नैनो टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए जिससे जो डीजल एंड पेट्रोल है वो कम खाने लग जाए, ठीक है, गाड़ी का माइलेज अच्छा बताने लग जाए। तो ये भी नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकते हैं। तो इससे ऊर्जा बचत हो सकती है, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, मेडिकल के सेक्टर में हो गया, जैसे कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो गया, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन अभी फोल्डेबल सैमसंग का एक फोल्डेबल फ़ोन आया, तो वो भी नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सफल हो पाया ना, क्योंकि फोल्डेबल फ़ोन इतना लचीला हो जाता है कि उसको मोड़ने पे भी वो टूटता नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और लचीला हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी कर्व्ड डिस्प्ले फ़ोन भी है, तो वो भी नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हो पाया है। और तो इसके एप्लीकेशन एरियाज़ PDF में मिल जाएंगे, इसके एप्लीकेशन एरियाज़ PDF नोट्स में मिलेंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, राइट। टेलीग्राम चैनल पे, ये कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, और हम लोग रोज़ सप्ताह में 2-3 दिन मिलेंगे और साइंस टेक्नोलॉजी की क्लास को धीरे धीरे हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद।